नमस्कार। आज हम कई दिलचस्प स्रोतों पर एक नज़र डाल रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा राजनीति से लेकर भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, फिर पारंपरिक अनाज, कुछ अनोखी जनजातीय प्रथाएं, वन्यजीव समाचार और यहाँ तक कि सामरिक द्वीप विकास भी। मकसद है इन सबसे ज़रूरी बातें निकालना। जी हाँ, काफी कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूसी तेल पर जो पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं, उनका भारत पर क्या असर पड़ रहा है? अमेरिका तो कह रहा है 500% टैरिफ लगाएंगे। नेटो भी दबाव बना रहा है भारत, चीन, ब्राजील पर। भारत का कहना है कि ये तो दोहरा मापदंड है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। ये है सेकेंडरी सैंक्शंस, मतलब ये सीधे रूस पर नहीं लगते। अच्छा। ये उन पर लगते हैं जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, जैसे भारत। ओ समझी। तो मकसद रूस को अलग थलग करना है। बिल्कुल, लेकिन इससे देशों की अपनी नीतियां तय करने की मतलब संप्रभुता पर सवाल उठता है और कूटनीतिक रिश्तों पर भी। और भारत का तर्क भी सही है। वो कह रहे हैं कि भाई यूरोप तो खुद ही रूस से ऊर्जा खरीद रहा है, हाँ, ये बात तो है। तो फिर दूसरों पर ये दबाव क्यों? सही बात है। और भारत के लिए ये बहुत मायने रखता है ना? मैंने पढ़ा कि 2022 के बाद रूस से तेल आयात 2% से बढ़कर 35% हो गया। जी हाँ, 35.1%। और इससे करीब 13 अरब डॉलर की बचत हुई। 13 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। देखिए, हम अपनी 85% तेल जरूरतें बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं। हाँ। और रूस वो दुनिया का करीब 10% तेल सप्लाई करता है। तो अगर वो बाजार से हटेगा तो कीमतें बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है। इसीलिए भारत अपनी सप्लाई में विविधता ला रहा है। अब करीब 40 देशों से तेल आ रहा है, रणनीतिक भंडार भी बना रहे हैं और घरेलू उत्पादन पर भी जोर है। अच्छा, ऊर्जा की बात चली रही है तो भविष्य की ऊर्जा पर भी आते हैं। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। जी, ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और ये विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लिए जरूरी भी है। परमाणु ऊर्जा के फायदे क्या हैं? मतलब ये क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ये 24/7 मतलब लगातार भरोसेमंद बिजली दे सकती है। सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं। और इसमें वो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर्स की बात भी है। अच्छा, ये एसएमआर्स क्या है? ये छोटे फैक्ट्री में बने रिएक्टर होते हैं। इन्हें दूर दराज के इलाकों में भी लगाया जा सकता है। ये तो बढ़िया है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां हैं। एक तो हमारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का वो निजी कंपनियों को रोकता है। फिर वो परमाणु दायित्व कानून है CLNDA 2010 वाला, वो विदेशी सप्लायर्स को थोड़ा हतोत्साहित करता है क्योंकि दुर्घटना होने पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। लागत भी ज्यादा है और इसे अभी नवीकरणीय ऊर्जा का दर्जा भी नहीं मिला है। तो फिर उपाय क्या है? कानूनों में बदलाव, निजी भागीदारी। हाँ, ये सब सुझाए गए हैं। कानूनों में संशोधन हो, निजी क्षेत्र को आने दें, इसे नवीकरणीय माने। और साथ ही वो जो फ्रांस और अमेरिका के साथ सौदे अटके हैं ना, उनमें तेजी लानी होगी। और अब पे स्वदेशी रिएक्टर्स। बिल्कुल, हमारे PHWRs और वो जो PFBR हैं, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उनको भी बढ़ावा देना जरूरी है। ठीक है, ऊर्जा से अब खाद्य सुरक्षा पर आते हैं। यहाँ भी भारत का पारंपरिक ज्ञान काम आ रहा है। बाजरा यानी श्री अन्न। सुनने में आया है कि कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन CSE ने बाजरा पर भारत के मानकों की तारीफ की है। ये CSE क्या चीज है? CSE की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसे FAO और WHO ने मिलकर बनाया है। अच्छा। ये खाने पीने की चीजों के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करती है। और भारत ने श्री अन्न के लिए, मतलब बाजरा और दूसरे मोटे अनाजों के लिए, एक समूह मानक बनाने में लीड ली है। इसमें 15 तरह के अनाज हैं और 8 क्वालिटी पैरामीटर। वाह! और बाजरा इतना खास क्यों है? देखिए, पोषण के लिहाज से ये बेहतरीन है। प्रोटीन, विटामिन, फाइबर सब है और ग्लूटेन फ्री भी। हाँ, ये तो आजकल बहुत चल रहा है, ग्लूटेन फ्री। और दूसरी बड़ी बात, ये जलवायु के हिसाब से बहुत मजबूत फसल है। कम पानी में, खराब मिट्टी में भी उग जाता है। ये तो कमाल है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है शायद। जी हाँ, दुनिया का करीब 38.4% बाजरा भारत में ही होता है और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। PLI स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत अलग से मिशन है। बहुत बढ़िया। और ईस्टी टोलियो में कुछ और छोटी पर अहम खबरें भी हैं। हाँ, बताइए। एक तो हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति है। उन्हें हाल ही में ST का दर्जा मिला है। उनमें पारंपरिक रूप से जोड़ीदारा नाम की एक प्रथा थी, बहुपतित्व की। बहुपतित्व मतलब एक महिला के एक से ज्यादा पति? जी, माना जाता है कि ये जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए अपनाई गई थी।
खैर, ये पारंपरिक प्रथा है। दिलचस्प। और क्या है, एक थोड़ी दुखद खबर है कूनो नेशनल पार्क से। वहां एक और चीते की मौत हो गई। नामीबिया से आई मादा नभा। ओह, ये तो चिंता की बात है। प्रोजेक्ट चीता का क्या होगा? हाँ, ये प्रोजेक्ट चीता के सामने चुनौतियां दिखाता है, जबकि दूसरे चरण में केन्या से और चीते लाने की भी बात चल रही है। फिर एक खबर यूके से है। उन्होंने अवैध प्रवासी तस्करी नेटवर्क पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि तस्करी, स्मगलिंग और मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग में फर्क है। हाँ, एक में सिर्फ सीमा पार कराना होता है, दूसरे में शोषण का इरादा होता है। बिल्कुल। और आखिर में भारत के रणनीतिक हितों से जुड़ी एक खबर। लक्षद्वीप का जो सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, बिट्रा, हाँ। उसका रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। अच्छा, क्यों? ये उसकी रणनीतिक स्थिति को दिखाता है। वहां पास में आईएनएस दीपरक्षक हैं और आईएनएस जटायु भी बन रहा है, तो ये उस इलाके में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करेगा। वाह, तो आज हमने कितनी अलग अलग चीजों पर बात की। जी, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, रणनीतिक हित, सामाजिक ताना बाना, ये सब कैसे आपस में जुड़े हैं, ये दिखता है। बिल्कुल। तो आज की उस चर्चा से एक सवाल मन में आता है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए वैश्विक दबाव है, अपनी घरेलू विकास की ज़रूरतें हैं, फिर पारंपरिक ज्ञान है जैसे हट्टी प्रथा या बाजरे की खेती, और आधुनिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं जैसे परमाणु ऊर्जा या वैश्विक व्यापार। तो सवाल ये है कि भारत इन सब के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, तो अगली बार तक इस पर ज़रूर सोचिएगा।